सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। दिस इज डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन GNCT ऑफ दिल्ली's वर्कशीट नंबर 40 and it is for class 9 student. It has taken from the subject social science, political science, and we will discuss chapter number 5, working of institutions. In this worksheet we will discuss the topic institutions of public democracy. So students, this chapter is so easy. ये बहुत ही आसान चैप्टर है क्योंकि इसमें हमें उन चीज़ों के बारे में समझना है जिन्हें हम अपनी डेली पॉलिटिकल लाइफ में होते हुए देखते हैं। सो नाउ लेट्स स्टार्ट एंड अंडरस्टैंड विद मी। इन आवर कंट्री द गवर्नमेंट एट द नेशनल लेवल इज कॉल्ड द सेंट्रल गवर्नमेंट और द यूनियन गवर्नमेंट, एंड institutions which play major role in the important decisions of central governments are। अभी केवल इतना ही अंडरस्टैंड करेंगे कि सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो गवर्नमेंट है वो 3 लेवल्स पर वर्क करती है। एक लेवल तो वो जो विच इज़ फॉर होल कंट्री, एंड द सेकेंड लेवल इज़ विच इज़ फॉर अ पर्टिकुलर स्टेट। तो जो होल कंट्री के लेवल पर जो गवर्नमेंट काम करती है उसको हम सेंट्रल गवर्नमेंट या यूनियन गवर्नमेंट कहते हैं, और यही हमारी वर्कशीट की सबसे फर्स्ट लाइन का मतलब भी है कि हमारी कंट्री में जो गवर्नमेंट है जो नेशनल लेवल पर वर्क कर रही है उसको सेंट्रल गवर्नमेंट या यूनियन गवर्नमेंट कहते हैं। एंड द इंस्टीट्यूशंस विच प्ले मेजर रोल इन द इम्पॉर्टेंट डिसीजंस ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, दैट मीन्स जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो अकेले तो पूरे कंट्री को हैंडल नहीं कर सकती ना, इसलिए बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो कि उसके साथ कॉन्टैक्टेड होते हैं, उसके साथ अलाइड होते हैं। वो गवर्नमेंट के जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको ईजी बनाते हैं। तो लेट्स अंडरस्टैंड विच आर द इंस्टीट्यूशंस। फर्स्ट इज पार्लियामेंट, दैट इज लेजिस्लेटिव। उसका वर्क क्या होता है? मेकिंग लॉ। जो पार्लियामेंट इंस्टीट्यूशन है उसका नेचर ऑफ जॉब क्या होता है? नेचर ऑफ वर्क होता है मेकिंग लॉ। सेकेंड इंस्टीट्यूशन इज एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव मीन्स एनफोर्समेंट ऑफ लॉ, यानी जो पार्लियामेंट लॉ को मेकिंग करती है, जो लॉ वो बनाती है उसको एनफोर्समेंट कराने का काम एग्जीक्यूटिव का होता है। और एक थर्ड इंस्टीट्यूशन भी है जुडिशरी। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ जुडिशरी? जुडिशरी का फंक्शन है रिव्यू ऑफ लॉ। तो देखिए क्या होता है कि जैसे पार्लियामेंट कोई लॉ मेक करती है तो एग्जीक्यूटिव उसको एनफोर्समेंट कराती है, लेकिन अगर जो इंडियन सिटीज़न हैं अगर उन्हें कोई प्रॉब्लम है उस लॉ से तो वो जुडिशरी के पास जाते हैं। तब जुडिशरी को पूरा राइट होता है कि उस लॉ को वो चेंज भी कर सकते हैं और उसको कुछ सजेशंस के साथ, कुछ चेंज के साथ इम्प्लीमेंट दोबारा से भी करवा सकते हैं। अगर इसके साथ साथ अगर कोई जो लॉ बना है उसको फॉलो नहीं कर रहा तो उसको पनिशमेंट देने का काम भी इस जुडिशरी का होता है। तो अब आपको समझ में आया कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट या यूनियन गवर्नमेंट होती है वो अकेले ही कोई डिसीजन नहीं लेती, बल्कि इन इंस्टीट्यूशंस को साथ में रखते हुए डिसीजंस मेकिंग करती है। सेकेंड टॉपिक इज नीड फॉर पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अगर ये पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस नहीं होंगे तो शायद हमारी कंट्री का एडमिनिस्ट्रेशन भी नहीं चल पाएगा। आखिर इसकी क्या नीड है, क्या नेसेसिटी है? लेट्स फाइंड। गवर्नमेंट हैज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोवाइड सिक्योरिटी, एजुकेशन, हेल्थ फैसिलिटीज़ टू देयर सिटीजन्स। देखिए जो गवर्नमेंट है उसकी सबसे पहली जिम्मेदारी, सबसे पहली जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सिटीजन्स को सिक्योरिटी प्रोवाइड कराना है, एजुकेशन प्रोवाइड कराना है और हेल्थ फैसिलिटीज़ को
प्रोवाइड कराना है। दे कलेक्ट टैक्सेस एंड स्पेंड ऑन आर्मी, पुलिस एंड अदर डेवलपमेंट वर्क। और उसकी दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टैक्स को कलेक्ट करके उसको आर्मी पे, पुलिस पे या जितने भी दूसरे डेवलपमेंट वर्क है उनके ऊपर उसको खर्च करना है। कैसे करना है, कब करना है, कितना करना है, ये सारा के सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट की है। तो अब आपको समझ में आया कि गवर्नमेंट कैसे बनेगी, इन पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस से बनेगी। ये जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस हैं अगर ये ना हो तो फिर शायद हमारे कंट्री का एडमिनिस्ट्रेशन चल ही नहीं पाएगा। जैसे कि अगर मैं आपको अपने स्कूल का एग्जांपल दूं, स्कूल में कौन होते हैं, प्रिंसिपल होते हैं, टीचर्स होते हैं। अब आप बताइए कि अगर वो ना हो तो क्या सारे स्टूडेंट्स मिलके स्कूल को चला सकते हैं? तब तो कोई डिसीजन हो ही नहीं पाएगा। तो इसी तरीके से ये इंस्टीट्यूशंस, जैसे मैंने ये एक एग्जांपल दिया उसका कि अगर ये इंस्टीट्यूशंस ना हो, वो इंस्टीट्यूशंस कौन से हैं वो अभी हम डिस्कस भी करेंगे। तो अगर ये ना हो तो शायद हमारे कंट्री का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो नहीं सही ढंग से वर्क कर पाएगा। These works are done by the different institutions so that democracy works for betterment। और ये जितने भी काम हैं वो डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस के थ्रू किए जाते हैं, इसलिए किए जाते हैं ताकि जो डेमोक्रेसी है वो सही ढंग से वर्क कर पाए और लोगों की बेटरमेंट के लिए वर्क कर पाए। एंड ऑल द ऑफिसर्स कंसर्न मे पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग। और जो भी इस इंस्टीट्यूशंस के ऑफिसर्स हैं वो भी उस डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट कर पाएँ, इसके लिए हमें इन पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट टॉपिक इज़ those who take decisions in these institutions। और इन इंस्टीट्यूशंस में जो डिसीज़न लेते हैं वो कौन हैं, अब हम उनके बारे में समझेंगे। जिसमें फर्स्ट हैं प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट विच इज़ फॉर्मली द हाईएस्ट अथॉरिटी ऑफ द कंट्री। हमारी कंट्री के जो सबसे हाईएस्ट अथॉरिटी हैं वो हैं प्रेसिडेंट। और आपको बताऊं कि जो कोई भी और भी है, जैसे कि जो लॉ मेकिंग होती है, द लॉ एनेक्टेड बाय द पार्लियामेंट इज़ एनफोर्स्ड ओनली आफ्टर हिज कंसेंट। और उनको इतनी पावर होती है कि पार्लियामेंट कोई भी लॉ बनाएगी लेकिन वो एनफोर्स तभी होगा जब उनकी कंसेंट मिलेगी, वरना वो कभी भी नहीं होगा। एंड द सेकेंड इज़ प्राइम मिनिस्टर। द प्राइम मिनिस्टर ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट यूजेस द पावर एंड रिकमेंड्स द अदर पर्सन्स फॉर द अपॉइंटमेंट एज मिनिस्टर्स। और देखिए जितनी भी गवर्नमेंट की पावर हैं उनमें से मोस्टली पावर को प्राइम मिनिस्टर यूज़ करते हैं और दूसरे लोगों के लिए वो रिकमेंडेशन देते हैं प्रेसिडेंट को मिनिस्टर्स बनाने के लिए। तो इसका मतलब ये जो दो इंस्टीट्यूशंस हैं, इन्हें हम इंस्टीट्यूशंस इसलिए कहते हैं क्योंकि प्रेसिडेंट अकेले प्रेसिडेंट नहीं होते, उनके साथ और भी बहुत सारे लोग, ऑफिसर्स उनके साथ जुड़े हुए होते हैं, इसलिए हम उनको एक इंस्टीट्यूशन मानते हैं। इसी तरह प्राइम मिनिस्टर को भी एक इंस्टीट्यूशन मानते हैं क्योंकि प्राइम मिनिस्टर अकेले कोई डिसीजन नहीं लेते, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स भी उनके साथ डिसीजन लेते हैं। एंड द थर्ड वन इज़ पार्लियामेंट। द पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट, द लोकसभा एंड द राज्यसभा। जो पार्लियामेंट है वो तीन पार्ट से मिलके बनी है, प्रेसिडेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा। प्रेसिडेंट इज नॉट अ मेंबर ऑफ एनी टू ऑफ द हाउसेस बट द लॉ एनेक्टेड बाय द पार्लियामेंट इज एनफोर्स्ड ओनली आफ्टर हिज कंसेंट। तो देखिए जो पार्लियामेंट होती है वो अभी मैंने बताया तीन पार्ट से मिलके बनी है। और आपको बताऊं कि जो प्रेसिडेंट होते हैं वो इन दोनों हाउसेस में से किसी के भी मेंबर नहीं होते, लेकिन वो इतने इंपॉर्टेंट हैं कि अगर कोई भी लॉ एनफोर्समेंट कराना है तो पहले उनकी कंसेंट लेना बहुत ही ज़रूरी है। एंड द लास्ट टॉपिक ऑफ द वर्कशीट इज लोकसभा वर्सेस राज्यसभा। मीन्स लोकसभा और राज्यसभा में क्या डिफरेंस है। तो आप इसको सबसे पहले अपनी टेक्स्ट बुक में से ज़रूर रीड करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि यहाँ तो केवल तीन ही डिफरेंस लिखे हैं, वहाँ अगर आप पढ़ेंगे तो आपको और ज़्यादा समझ में आएगा। इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन the Rajya Sabha has certain special rights with respect to the state, but in most other cases Lok Sabha has the highest right। देखिए सबसे पहली बात तो यही है कि राज्यसभा को स्टेट के मामले में कुछ स्पेशल राइट्स हैं, कुछ फैसले लेने के लिए, लेकिन मोस्ट ऑफ द अदर केसेस, ज़्यादातर केसेस में लोकसभा हैज़ द हाईएस्ट राइट। लोकसभा को ही सबसे ज़्यादा राइट
मिले हुए हैं। क्यों मिले हुए हैं? क्योंकि जो लोकसभा के मेंबर्स हैं वो डायरेक्टली इलेक्ट होकर लोकसभा में आते हैं और उन्हें डायरेक्टली इलेक्ट कौन करता है? द सिटीजन्स ऑफ इंडिया। इसलिए उनके पास ज़्यादा राइट्स होते हैं। लेकिन जो राज्यसभा के मेंबर होते हैं वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं। कैसे? जिन्हें हम इलेक्ट करते हैं वो आगे जाके उनको इलेक्ट करते हैं, इसलिए उनके पास थोड़े से कम राइट्स होते हैं। और इसके अलावा आपको ये भी बता दूं कि लोकसभा को लोअर हाउस कहते हैं और राज्यसभा को अपर हाउस कहते हैं। लोअर हाउस का मतलब ये नहीं कि उसके पास पावर्स कम है, बल्कि लोअर हाउस के पास पावर बहुत ज़्यादा होती हैं कंपैरेटिवली टू राज्यसभा और अपर हाउस। फिर उसके बाद इन दोनों में क्या डिफरेंस है? इफ़ देयर इज़ अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बिटवीन द टू हाउसेज इन पासिंग एनी जनरल लॉ देन द ओपिनियन ऑफ द लोकसभा मैटर्स। और आपको मैं बताऊं, कोई भी जनरल डिसीजन जो भी होता है, जनरल लॉ पास होता है, तो उसका जो प्रोसेस वो तो यही है कि पहले लोकसभा या राज्यसभा उसको प्रपोज करेगा, फिर दूसरा हाउस उसको पास करेगा और फिर राष्ट्रपति जी प्रेसिडेंट उसको पास करेंगे। लेकिन कभी भी क्या होता है कि अगर कोई जनरल लॉ पास होना है और दोनों हाउसेज में कुछ डिफरेंस आ गया, तब जो लोकसभा का ओपिनियन होता है उसी को ही प्रेफरेंस दी जाती है। सेकेंड इज इन मनी मैटर्स द बजट पास बाय द लोकसभा और द लॉ कैन बी रिटेन्ड बाय द राज्यसभा ओनली फॉर 14 days and can only give suggestions while the Lok Sabha has the right to accept those suggestions or not। देखिए ये भी एक बहुत बड़ा डिफरेंस है कि जो मनी मैटर्स हैं या जो बजट लोकसभा पास करती है या मनी से रिलेटेड कोई भी लॉ है, तो राज्यसभा उसको 14 डेज़ के लिए अपने पास रिटेन तो कर सकती है और अपने सिर्फ सजेशंस दे सकती है, लेकिन लोकसभा के पास ये राइट है कि वो उस सजेशंस को माने या ना माने। एंड द थर्ड डिफरेंस इज द लोकसभा कंट्रोल्स द काउंसिल। लोकसभा मिनिस्टर ऑफ काउंसिल को कंट्रोल करती है, जो कि राज्यसभा नहीं करती। ओनली दोज कैन बिकेम अ प्राइम मिनिस्टर हु हैज़ गॉट अ मेजॉरिटी इन लोकसभा। और प्राइम मिनिस्टर भी उसे ही चुना जाता है जिसकी पार्टी को लोकसभा में मेजॉरिटी मिली होती है। इफ़ मोर देन हाफ ऑफ द मेंबर्स ऑफ द लोकसभा हैव नो ट्रस्ट टू काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स देन ऑल द मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर विल हैव टू रिज़ाइन। और देखिए, अगर लोकसभा में 2/3 ऑफ द मेंबर्स या मोर देन हाफ ऑफ द मेंबर्स अगर ये कह दें कि उन्हें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स पर कोई ट्रस्ट नहीं है, तो प्राइम मिनिस्टर के साथ साथ उस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को भी रिज़ाइन करना पड़ता है। बट दिस प्रिविलेज इज़ नॉट अवेलेबल टू राज्यसभा। लेकिन ये जो पावर है वो राज्यसभा के पास नहीं है। तो दीज आर द डिफरेंस बिटवीन लोकसभा एंड द राज्यसभा। सो now we'll move on our question answer section. First question is, what do you understand by the central government of the country? Name some major institutions of it. तो ये तो अभी अभी हमने समझा ही था कि in our country the government at the national level is called the central government or the union government. Then the institutions which play a major role in the important decisions of the central government are, which are the institutions? Number one is parliament, that is legislative or its work is making law, and the second is executive, its work is enforcement of law, and third is judiciary, its work is review of law. Question number 2 is, what are the need of political institutions? Answer is, the need of political institutions are as follows. First is, government has the responsibility to provide security, education, health facilities to their citizens. And the second is, they collect taxes and spend on army, police and other development work. And the third is, these works are done by the different institutions so that democracy works for betterment and all the officers concerned may participate in decision making. Question number 3 is, who plays major roles in taking the main decisions of the institutions? The answer is, following are plays major roles in taking the main decisions of the institutions. First is president, which is formally the highest authority of the country. The law enacted by parliament is enforced only after his consent. And the second one is prime minister.
prime minister, the prime minister on the behalf of government uses the power and recommends the other persons for appointment as ministers. And the question number 4 is, what is the difference between Lok Sabha and Rajya Sabha? Explain. तो जो यहाँ पर डिफरेंस लिखे थे वो तो हमने लिखे, आप अपने टेक्स्ट बुक में और भी डिफरेंसेस लिख सकते हैं क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और अक्सर आपके एग्जाम में आता है. The answer is the difference between Lok Sabha and Rajya Sabha as follows. The first difference is, if there is difference of opinion between the two houses in passing any general law, then the opinion of the Lok Sabha matters. Yes. And the second one is, in the money matters, the budget passed by the Lok Sabha or the law can be retained by the Rajya Sabha only for 14 days and can give only suggestions, while the Lok Sabha has the right to accept those suggestions or not. And the third difference is between them, the Lok Sabha controls the council. Only those can become a prime minister who has got a majority in the Lok Sabha. If more than half of the members of the Lok Sabha have no trust to council of ministers, then all the ministers including prime minister will have to resign. This privilege is not available to Rajya Sabha. तो देखा आपने कि इन दोनों के बीच में क्या क्या डिफरेंसेस हैं. नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट. अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरे साथ इसी तरह वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर और पूरी मेहनत के साथ पढ़ते रहिए. थैंक यू वेरी मच.